सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं। जैसा कि आपने पूछा है कि लॉकडाउन के दरमियान बच्चे और स्कूलों के बीच में क्या सामंजस्य रहा। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एक हवा खड़ा कर दिया गया है कि बच्चों का बहुत शैक्षणिक नुकसान हुआ है, फिजिकल स्कूल नहीं होने के कारण नुकसान हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 15 मार्च तक नियमित विद्यालय हमारे चले हैं। 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया था और उसके बाद में जो 10 दिन होते हैं वो रिवीजन के ही होते हैं, जिसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं। और उस 10 दिन में हमने भरपूर रिवीजन ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से करवाया है। हम इस प्रतीक्षा में थे कि सरकार जल्द ही परीक्षा की तिथि घोषित करेगी, लेकिन उसने नहीं की। लेकिन इसके बावजूद हमने व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को वर्कशीट दी है और जैसा उनको टाइम मिला है उस अनुसार उन्होंने उन वर्कशीट को सॉल्व भी किया है। इस तरह से पिछले जो दिन गए उनमें नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आने वाले दिनों में यदि एजुकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है या ये डिले होती है तो बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि पालक इस बात को लेकर के कभी भी नाराज नहीं है, क्योंकि पालक को पता है स्कूल यदि चलेगा तो स्कूल चलने के बाद में स्कूल के खर्चे लगे हुए हैं। कुछ ऐसे तत्व हैं, अवसरवादी तत्व, जो पालकों को निशाना बना करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। ऐसे लोग आ गए हैं। हाँ, प्रत्येक पालक की स्थिति फीस भरने की नहीं है। इस पे स्कूल सिर्फ रिमाइंडर भेज रहे हैं। एक भी शिकायत ऐसी नहीं आई है कि स्कूलों ने पालकों पे दबाव बनाया है। मैसेज भेजना ये रेगुलर प्रोसेस है। टीचिंग स्टाफ ये पूरा साल भर का होता है। ईयर एंडिंग में ज़्यादा फीस आती है। लॉकडाउन के कारण फीस आने का प्रतिशत कम हुआ और इस कारण से मैसेज भेजना ये एक रेगुलर प्रोसेस है। लेकिन उसको यदि अदर वे में लिया जा रहा है तो मैं समझता हूँ ये गलत है। किसी भी दुकान से भी आप सामान ले रहे हैं तो आपको किसी भी सामान के बदले में आपको पैसा देना अनिवार्य है। ये सीधी सी बात है। आज आप पैसा नहीं देंगे, कल देंगे। सरकार ने भी पैसा नहीं लेना ऐसा नहीं कहा है। सरकार का जो सर्कुलर है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हालातों को देखकर पालकों को समय सीमा दी जाए, और स्कूल प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। कुछ स्कूल के प्रति पालकों के मन में कुछ ऐसी बातें होती है जिनके कारण कुछ इश्यू बड़े बन जाते हैं, लेकिन नागपुर शहर में ये बिल्कुल उंगली पे गिनने चुनने लायक इशू है। हाँ, जो सीबीएसई स्कूल्स है वहाँ पे बड़े प्रमाण पे ऐसी एक शिकायत आई, एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जिसमें स्कूल के द्वारा पुस्तकें बेची जा रही थी। ये 100% रूप से गैरकानूनी है, क्योंकि शिक्षण संचालक कार्यालय के द्वारा स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की दुकानदारी स्कूल के माध्यम से नहीं की जा सकती है। और यदि कोई स्कूल, मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जबरन वसूल नहीं कर रहे, यदि जबरन कोई स्कूल दबाव बनाता है तो उस पर नियमित रूप से कार्यवाही होना चाहिए और जिम्मेदार उस स्कूल को मान करके जितनी भी आवश्यक उसके खिलाफ एक्शन कड़क से कड़क ली जा सकती है वो लेनी चाहिए। इस बारे में कुछ स्पष्ट रूप से मुझे जानकारी प्राप्त हो। आप कह रहे यदि इस बात में सच्चाई होगी तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति है, क्योंकि पालकों के ऊपर पहले ही उनके काम धंधे नहीं है और उन पे अच्छी क्वालिटी का मोबाइल लेकर के दबाव डालना, ये बिल्कुल रूप से इसमें कहीं भी मानवता का दृष्टिकोण मुझे दिखाई नहीं देता। उन्हें संस्था चालक नहीं कहा जा सकता, फिर तो दुकानदार ही कहा जाएगा, ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है। इसमें दो चीजें हैं। यदि ऑनलाइन एजुकेशन के जो प्लेटफॉर्म है जिन स्कूल में स्थापित है उसके माध्यम से जाए तो उस प्लेटफॉर्म के अलावा दूसरी जगह बच्चे का ध्यान नहीं भटकेगा। लेकिन जो सरकारी और जो अनुदानित विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के विद्यार्थियों की ऐसी हालत नहीं है कि वो प्लेटफॉर्म स्थापित कर सके और उसके माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। तो ये स्कूलों ने क्या किया है, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके सोशल मीडिया के माध्यम से वो टीचर्स के वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसमें वो संभावना है जो आप बोल रहे हैं कि विद्यार्थी का मन भटकेगा, और इसमें भी सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश होना चाहिए
कि एक दिन में बच्चे की ऑनलाइन कितने घंटे की क्लास हो। यदि जब तक इस पे प्रतिबंध नहीं लगा जाएगा तब तक बच्चों का नुकसान ही होना है, उनकी आंखें भी खराब होगी, दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम आएंगे उनके, और एक नियमित समय तक ही बच्चे का पढ़ाई में मन लगेगा, उसके बाद निश्चित रूप से वो दूसरी एक गतिविधि करेगा। इसलिए एक समय सीमा गाइडलाइंस यदि सरकार तय करे तो उस फ्रेम में जाकर के व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी ये शिक्षा दी जा सकती है। मैं आपको बताता हूँ, 15 जून को सरकार का एक परिपत्रक आया है जिसमें इसमें कई आशंकाओं पर जो बादल मंडरा रहे थे, संभावनाएं उत्पन्न हो रही थी, उस पर पूर्ण विराम लगा है। सरकार ने जुलाई में कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं इनके क्लासेस शुरू करने के लिए कहा है, लेकिन उसी जगह पर जहां पर ये फिजिकली संभव हो सके। स्पष्ट रूप से सर्कुलर कहता है कि स्कूल खुले ना खुले, लर्निंग प्रोसेस चालू होनी चाहिए और इसके लिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। तो कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं के स्कूल्स जो है वो जुलाई से खुलेंगे। उसके बाद कक्षा 6वीं से 8वीं इनके स्कूल खुलने की तारीख उन्होंने अगस्त में, अभी तारीख नहीं दी है, लेकिन अगस्त में खुलेंगे, ऐसा सर्कुलर में स्पष्ट रूप से लिखा है। और उसके बाद हालात सुधरने पर छोटे बच्चों के प्राइमरी के स्कूल खुलेंगे। ऐसी 3 तारीखें जिसमें कक्षा 9वीं, 10वीं और 12वीं जुलाई में, कक्षा 6वीं से 8वीं ये अगस्त में, और सितंबर माह से 1 से 5वीं तक के विद्यालय खोलने की सरकार की नीति है। लेकिन इसमें सरकार ने दबाव नहीं डाला है। जैसे मैं नागपुर की बात करूंगा, मेरे विद्यार्थी जो है, मैं अपने विद्यालय का आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। सतरंजीपुरा कंटेनमेंट जोन है, उसके बाद में हमारा गोलीबार चौक कंटेनमेंट जोन है, उसके बाद में भालदारपुरा कंटेनमेंट जोन है, हंसापुरी कंटेनमेंट जोन है। यहाँ सभी जगह के बहुत भारी संख्या में बंगाली पंजा के बच्चे मेरे स्कूल में आते हैं, वो कंटेनमेंट जोन है। तो ऐसे समय में इस कंटेनमेंट जोन से गुजर करके बच्चे यदि स्कूल आ रहे हैं तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी आपको विद्यालय खोलने की जरूरत नहीं है, आप फिजिकल स्कूलिंग मत कीजिए, आप इनको ऑनलाइन एजुकेशन दीजिए। और फिर प्रश्न होता है कि मेरे जैसे अनुदानित विद्यालय में क्या 100% बच्चों के पास में ऑनलाइन की सुविधा होगी? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे यहाँ 40 से 45% बच्चे ही ऑनलाइन अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि उनके घर में एक ही एंड्रॉयड फोन है, वो पालक के पास होता है, पालक कामकाजी है, वो लेकर के बाहर जाते हैं। तो उसमें उन्होंने ऐसा रास्ता बताया है कि यदि जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, आप सीमित संख्या में विद्यार्थियों को फिजिकली स्कूल बुलाइए, उनका स्कूल लीजिए, और जिनके पास में एंड्रॉयड फोन के माध्यम से पढ़ने की सुविधा है, आपका आप लर्निंग प्रोसेस ऑनलाइन प्रारंभ कीजिए। तो इस तरीके से 2 है। मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने उद्धृत करना चाहता हूं कि हमारी समस्याएं हैं, हम सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन एक उदाहरण जो मैंने अखबार में पढ़ा था, गुजरात में एक जगह ऐसी थी जहां पर इंटरनेट नहीं था, बच्चों के पास फोन भी नहीं थे, लेकिन एक ही गांव के बच्चे थे, वहां नेटवर्क भी नहीं जाता था। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल ने ये जुगत लगाई कि वहां पर लाउड स्पीकर के माध्यम से उसने रिवीजन करवा के लिया। यदि हमारे बल्क में बच्चे किसी एक स्थान विशेष से आते हैं तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि महानगर पालिका के जो समाज भवन है या वो इलाके में जो भी ओपन गार्डन वगैरह हो सकते हैं, वहां पे हम समाज सेवी संस्थाओं के माध्यम से साउंड सिस्टम की सुविधा उपलब्ध करवाएं और उन बच्चों की लर्निंग प्रोसेस शुरू करवाएं। तो इस तरीके से मेरा स्पष्ट कहना है कि हाथ पे हाथ धरे रखने से कुछ नहीं होगा, हमें नीति नियमों का पालन करना है। जैसी स्थितियां हैं, हमारे यहाँ पर भी अभी पहले जो है डबलिंग रेट 15 दिन में था, अभी 1 हफ्ते में हो गया है। तो ऐसी स्थिति में फिजिकल स्कूल चालू हो गए मुझे नहीं लगता है, लेकिन जुलाई से हमें सभी विद्यालयों ने जितनी संभव हो कोशिश करना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन हमने प्रारंभ कर देना चाहिए।